हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज हम विद्युत रसायन में बैटरियां स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम एक प्राथमिक बैटरी लैक्लांस सेल या फिर शुष्क सेल को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, फटाफट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह करनावत और आप देख रहे हो RS करनावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम बैटरी की बात करते हैं कि बैटरी क्या होती है। तो ऐसी युक्ति जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक ऊर्जा बनेगी और उस रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, तो उसे हम बैटरी बोलते हैं। तो मान लो ये कोई रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, ये क्रियाकारक है और ये उत्पाद है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो ऊर्जा बनेगी ना, और उस ऊर्जा का रूपांतरण किस में किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। तो बैटरी के बारे में समझ गए। अब बच्चों, बैटरी होती है दो टाइप की, एक तो होती है प्राथमिक बैटरी और एक होती है द्वितीयक बैटरी। अब दोनों को ध्यान से समझना। प्राथमिक बैटरी वो होती है जिसका उपयोग हम केवल एक बार कर सकते हैं, ठीक है। एक बार उपयोग में लेने के बाद बैटरी डेड हो जाती है, उसे फेंकना पड़ता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ऐसी बैटरी जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता है। चार्ज करने का मतलब, अगर हम चार्ज करके दोबारा यूज करें तो इसका मतलब ये हो गया ना कि हम बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक बैटरी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, उसके बाद उसको फेंकना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक बैटरी जैसे घड़ी का सेल है, खिलौनों का सेल है, वो सारे प्राथमिक बैटरी है, ठीक है। और द्वितीयक बैटरी का मतलब जिसे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी है ना, गाड़ी की बैटरी। तो ये चार्जेबल बैटरी होती है, इनको चार्ज किया जा सकता है। तो आप बोल सकते हो कि जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता वो प्राथमिक बैटरी है और जिनको चार्ज किया जा सकता है वो द्वितीयक बैटरी है। तो देखो, इन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता, प्राथमिक बैटरियों को इन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता है, अतः इनका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, ठीक है ना। अब बच्चों, इनका उपयोग एक बार ही क्यों किया जा सकता है वो समझो। कि बैटरी में ये अभिक्रिया होगी, क्रियाकारक से उत्पाद बनेगा। जब पूरा क्रियाकारक उत्पाद बन जाएगा ना, तो अभिक्रिया रुक जाएगी, क्योंकि पूरा क्रियाकारक किस में कन्वर्ट हो गया? उत्पाद में कन्वर्ट हो गया ना, तो अभिक्रिया रुक जाएगी। अगर अभिक्रिया रुक जाएगी तो उससे कोई रासायनिक ऊर्जा नहीं बनेगी। अगर रासायनिक ऊर्जा नहीं बनेगी तो हम किसकी विद्युत बनाएंगे, ठीक है ना। तो प्राथमिक बैटरी कब रुक जाती है? अपनी घड़ी का सेल कब खत्म हो जाता है ना, कब डेड हो जाता है? जब पूरा का पूरा उसका, उसमें जो क्रियाकारक भरा रहता है वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। तब सेल खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। जबकि द्वितीयक बैटरी में क्या होता है बच्चों? देखो, अभिक्रिया तो ऐसे ही होगी, लेकिन जब पूरा क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाता है ना, तब हम उसे चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने का मतलब रिएक्शन को वापस उल्टा करना, विपरीत करना। तो वो वापस उत्पाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रियाकारक में, और अपनी बैटरी चार्ज हो जाती है। इसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में है। तो द्वितीयक बैटरी वो होती है जिसे हम चार्ज कर सकते हैं, तो इन्हें आवेशित किया जा सकता है, अतः इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो बैटरी है, इनमें देखो अभिक्रिया होती है और रासायनिक ऊर्जा बनती है, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब ये बैटरियां है क्या? गैल्वेनी सेल। आप जानते हो ना कि सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो गैल्वेनी सेल और एक विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी में तो विद्युत लगाकर रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है, जबकि गैल्वेनी सेल में रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत बनाई जाती है। कहने का मतलब गैल्वेनी सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत बनाई जाती है। आगे बात समझ में। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत बन रही है ना, तो ये गैल्वेनी सेल होते हैं। लेकिन जब हम इनको चार्ज करते हैं ना, द्वितीयक बैटरियों के बारे में बता रहा हूं बच्चों, जब हम इनको चार्ज करते हैं तब यह रिएक्शन उल्टी चलती है, ऐसे विपरीत दिशा में चलती है। तो यह रिएक्शन क्यों चलती है? बिजली से चलती है ना। जब हम चार्ज लगाते हैं तभी तो ये रिएक्शन ऐसे विपरीत दिशा में चलती है।
इसका मतलब जब चार्ज करते हैं तब ये जो द्वितीयक बैटरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत अपघटनशील में, क्योंकि हम बिजली लगा करके इसको, इस रिएक्शन को विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्रतीप दिशा में कर रहे हैं। बच्चों आ गई बात समझ में? तो बैटरियों के बारे में ये फटाफट लिख लो, उसके बाद हम प्राथमिक बैटरियां स्टार्ट करते हैं। चलो इनके एग्जांपल और, तो प्राथमिक बैटरी में हमारे पास दो है, एक तो हम पढ़ेंगे लेक्लांस सेल, लेक्लांस सेल या फिर इसका नाम है शुष्क सेल, ठीक है बच्चों। और एक हम पढ़ेंगे मरकरी सेल, इसको हम बटन सेल भी बोलते हैं, बटन सेल। तो मरकरी सेल कौन सा होता है? जो छोटी घड़ी होती है ना, हाथ घड़ी, उसका सेल आपने देखा होगा, छोटा सा होता है, उसे हम मरकरी सेल बोलते हैं। और बच्चों द्वितीयक सेल में भी हम दो प्रकार के सेल पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे सीसा संचायक या लेड संचायक, सीसा संचायक सेल पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे निकल कैडमियम सेल। तो ये एग्जाम्पल भी आप लिख लो, फटाफट लिखो, उसके बाद लेक्लांस से सेल स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम लेक्लांस से सेल स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सेल में आपको इसकी संरचना तो याद रखनी पड़ेगी कि एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना हुआ है, और सेल में विद्युत अपघट्य कौन सा है, तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। और लेक्लांस सेल बच्चों जैसे रेडियो का सेल है, दीवार घड़ी का सेल है, और आपका सबका देखा हुआ भी है लेक्लांस सेल, अभी बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम संरचना बनाते हैं। तो लेक्लांस सेल में जिंक का पात्र होता है, तो ये मान लो अपना जिंक का पात्र है, ऐसा कैसा याद रख लो इसे, ये जिंक का पात्र है और इसके ऊपर एक कैप होती है ऐसे, ठीक है। ये है जिंक का पात्र जो एनोड का काम करता है, ये है जिंक पात्र जो एनोड का काम करता है, ठीक है बच्चों। और इसमें कार्बन की रोड होती है, तो ये भी आपने सबने चेक किया होगा, सेल तो सबका चेक किया हुआ ही होता है, ठीक है ना। जब सेल को तोड़ते हैं ना तो ब्लैक कलर की रोड निकलती है ना, वो कार्बन की रोड होती है। तो ये कार्बन की रोड हो गई मान लो, ठीक है, जो कैथोड का काम करती है, कार्बन या ग्रेफाइट की रोड होती है, ठीक है ना। तो कार्बन रोड है, कार्बन छड़ जो कैथोड का काम करती है, ठीक है बच्चों। और इस रोड के चारों ओर मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, वैसे ये MnO2 पाउडर भी ब्लैक कलर का ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर अलग कलर से शो कर रहे हैं। इसके चारों ओर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर भरा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये है MnO2 चूर्ण, ठीक है। अब इसके चारों ओर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट, नम पेस्ट भरा रहता है। तो ये मान लो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड है ना, NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा हुआ है, ठीक है। ये आपका लेक्लांस सेल है। तो बच्चों ये संरचना तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं सीखते हैं। तो एनोड की अभिक्रिया तो एकदम सिंपल है। तो बच्चों एनोड पर होगा ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण, ठीक है, ध्यान रखना। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, ठीक है। और ऑक्सीकरण अपचयन में बैटरियों में आप इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे ना तब ऑक्सीकरण होगा, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तब अपचयन होगा। आ गई बात समझ में? तो यहां पर देखो जिंक का पात्र है एनोड, तो इससे आपको इलेक्ट्रॉन निकालने यानी कि Zn2+ बनाना है। 2+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए ना, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना या फिर ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। यहां पर देखो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0, और यहां पर कितनी है? +2। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई ना, तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या का कम होना होता है अपचयन। आगे बात समझ में? इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, जुड़ना अपचयन होता है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। और ऑक्सीकरण संख्या के लिए आपको मैं बता दूं कि अगर अकेली धातु है ना, कोई भी आ जाओ से,
अकेली धातु है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अगर गैस से है, ठीक है ना, गैस से है तो उनकी ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। याद रखना ये बात, ताकि पूरी ऑक्सीजन संख्या में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। हाइड्रोजन की मोस्टली हम ऑक्सीजन संख्या +1 मानते हैं, ऑक्सीजन की हम -2 मानते हैं, नाइट्रोजन की हम -3 मानते हैं, हेलोजनों की हम -1 मानते हैं। वैसे तो 11th क्लास में आपने सीख लिए होंगे, इनके बहुत सारे रूल है, लेकिन अपना यहाँ पर इतने से काम चल जाएगा, तो आप ये याद रख लो अगर आपने नहीं सीखी है ऑक्सीजन संख्या। ठीक है बच्चों, तो एनोड पर ऑक्सीजन हो गया। सिंपल है कि जिंक से जिंक आयन Zn2+ बनता है, तो 2+ बनेगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो एनोड पर तो एकदम सिंपल अभिक्रिया है। अब बच्चों कैथोड की अभिक्रिया को ध्यान से समझना। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा अपचयन, कैथोड पर अपचयन। तो कैथोड किसका बना हुआ है, कार्बन का। तो हमें कैथोड पर कार्बन काम में नहीं लेना है, जो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण है ना, ये हमें काम में लेना है। अब ध्यान से समझना बच्चों, MnO2 से आपको बनाना है MnOOH, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड से, याद रखो ये मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। और इन बैटरियों में, इस चैप्टर में खूब सारी बैटरी आएगी, तो आप ऐसा का ऐसा याद रख लो कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन राइट साइड आएंगे, जबकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड आएंगे। ठीक है भैया, आपको समझना तो है ही, लेकिन ये याद हो रख लो, एनोड पर राइट साइड, कैथोड पर लेफ्ट साइड, और दोनों इलेक्ट्रॉन आपको बराबर करने हैं, ताकि आपके जो नेट रिएक्शन होगी सेल में, समग्र अभिक्रिया होगी, उसमें कोई दिक्कत ना आए। अब देखो आप समझ लो, ठीक है, आपने याद कर लिया कि मैग्नीज डाइऑक्साइड से आपको मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाना है। ठीक है, अब यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या देखो कितनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, पूरे पर कितना आवेश है बताओ, प्लस है या माइनस है, कुछ दिख रहा है क्या, ना ही तो प्लस दिख रहा ना ही माइनस दिख रहा है, इसका मतलब पूरे पर आवेश है 0। अब मैग्नीज का हमें निकालना है, तो मैग्नीज का हमने मान लिया अक्स, एक ऑक्सीजन पर अभी बताया था मैंने -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन पर -4, तो अक्स बराबर कितना हो गया, +4। तो यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है +4। यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो पूरे पर चार्ज कितना है 0, मैग्नीज पर निकालना है अक्स, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, हाइड्रोजन की कितनी होती है +1, तो अक्स बराबर कितना आ गया +3। तो बच्चों ऑक्सीकरण संख्या ऐसे निकाल सकते हो। तो यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +4 और यहां पर है +3। तो जब हम रिएक्शन करते हैं ना, तो सबसे फर्स्ट काम अपना ऑक्सीकरण संख्या को बराबर करना होता है। तो इधर देखो +4 है और इधर है +3, तो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों से बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन का मतलब -1, इलेक्ट्रॉन का मतलब -1, तो आपको हमेशा माइनस से ही ऑक्सीकरण संख्या को बराबर करना है। तो बच्चों इधर मैं कितने माइनस जोड़ूं, अगर मैं इधर -1 जोड़ूंगा तो इधर के +2 हो जाएंगे। कहने का मतलब इधर -1 जोड़ दूं ना, तो ये भी +3 और ये भी +3। कहने का मतलब -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो किस साइड कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, इधर आपका 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ना, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या हो गई। तो आप ऑक्सीकरण संख्या को बराबर इलेक्ट्रॉन जोड़ के करोगे। चलो एक बात कंप्लीट हो गई। अब बच्चों दूसरी बात देखो, तो देखो इस साइड हाइड्रोजन है, इस साइड हाइड्रोजन नहीं है, तो सेल में हमें हाइड्रोजन देने वाला कौन है, अमोनियम क्लोराइड। इसी के पास हाइड्रोजन है ना सेल में, तो अमोनियम क्लोराइड किस में ब्रेक होता है बताओ। तो बच्चों अमोनियम क्लोराइड टूटता है NH4+ और Cl-। हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन, क्योंकि इस साइड हाइड्रोजन है, इस साइड हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन किसके पास है, अमोनियम क्लोराइड के पास। अब Cl- का क्या करोगे, हमें तो हाइड्रोजन चाहिए ना, तो NH4+ ले लो, ये लो NH4+ ले लिया। अब बच्चों एक प्लस बढ़ गया ना, तो हमें एक माइनस भी बढ़ाना पड़ेगा। एक प्लस बढ़ गया तो एक माइनस, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को आप और बढ़ा दो। समझ गए बात को, अगर एक प्लस बढ़ गया तो एक माइनस भी बढ़ाओ। इतनी बात क्लियर होगी। अब बच्चों देखो, हमें तो केवल इस साइड एक हाइड्रोजन चाहिए था, लेकिन फालतू में कौन कौन आया है, एक तो नाइट्रोजन आया है और 3 क्या आए हैं, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ही तो चाहिए था, लेकिन फालतू में नाइट्रोजन आया है और 3 हाइड्रोजन आए। तो समझ गए होंगे बच्चों, यहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब देखो सेल की समग्र अभिक्रिया,
सेल की समग्र अभिक्रिया या कुल अभिक्रिया, नेट अभिक्रिया, ठीक है ना बच्चों। तो समग्र अभिक्रिया क्या होगी, ध्यान से समझना। तो बच्चों इनको जोड़ दो। जब हम रिएक्शन को जोड़ते हैं ना तो राइट राइट वाले जोड़ते हैं, लेफ्ट लेफ्ट वाले जोड़ते हैं। ऐसे राइट लेफ्ट कटते हैं ना तो उनको काट देते हैं। जैसे इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो ऐसा कैसा लिख दो। तो देखो जिंक प्लस MnO2 प्लस NH4 प्लस उस साइड क्या क्या है, MnOOH प्लस NH3 और क्या है, अच्छा Zn2 प्लस भी तो है, जिंक आयन है। तो ये सेल की समग्र अभिक्रिया है। तो बच्चों समझ गए, आगे बात समझ में। अब बच्चों इस सेल का जो विभव होता है वो विभव होता है, देखो सेल का विभव होता है 1.2 से 1.5 वोल्ट तक। ये बात कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो विभव इतना होता है। दूसरी बात देखो सेल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। तो सेल से ये क्वेश्चन बनते हैं कि सेल में देखो लगातार, अब ये अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी और ऊर्जा बनेगी और उस ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो इस सेल में लगातार अमोनिया बनती है। देख लो यहां पर लगातार क्या बन रही है, अमोनिया बन रही है, जो कि एक गैस है, ठीक है ना। अब सेल में ये लगातार बनती रहेगी तो इसका दबाव बनेगा। तो बताओ ऐसा होता है क्या कि लैक्लान से सेल, जो घड़ी का सेल है, वो फट जाता है? क्योंकि अगर ज्यादा गैस बनेगी अंदर तो विस्फोट हो सकता है या फिर छोटे छोटे छेद हो सकते हैं सेल के अंदर। तो बच्चों बताओ ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो ये फिर जो सेल में लगातार अमोनिया बन रही है वो जाती कहां है? तो इसको कौन रोकता है? ये जिंक क्लोराइड रोकता है। इसको कौन रोकता है? जिंक क्लोराइड अमोनिया को पकड़ लेता है और उपसह संयोजक यौगिक बना लेता है। कैसे बनाता है बच्चों? देखो यहां पर ये उपसह संयोजक यौगिक बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो बस आपको एक बार याद रखना है और इसकी पूरी डिटेल तो हम उपसह संयोजक यौगिक की अपनी एक अलग यूनिट है उसमें पढ़ेंगे। आप इतना याद रखो कि इस जो ये डिब्बा है ना, इसे हम समन्वय मंडल बोलते हैं। और डिब्बे के बाहर चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, उनको हम आयनिक मंडल बोलते हैं। और डिब्बे के अंदर एक धातु होती है, तो ये धातु है, होगी एक धातु, उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। और उसके अलावा डिब्बे में कुछ भी होना उसे हम लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड। आ गई बात समझ में। और इस डिब्बे को तोड़ पाना मुश्किल है, यानी कि इस डिब्बे में जो कैद है ना वो बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब अमोनिया आपकी कैद हो गई ना, अब ये बदमाशी नहीं करेगी, मतलब बाहर नहीं निकलेगी और आपका सेल नहीं फटेगा। तो बच्चों लेक्चर समझ में अगर आपके आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।